नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। लोकसभा में चुनाव सुधारों और एसआईआर पर चर्चा आज। विपक्ष वोट चोरी, बीएलओ की जान जाने का उठाएगा मुद्दा। राहुल गांधी भी लेंगे हिस्सा। राज्यसभा में वंदे मातरम पर चर्चा आज। गृह मंत्री अमित शाह करेंगे शुरुआत। बीते दिन लोकसभा में प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर राष्ट्रीय गीत का अपमान करने का लगाया था आरोप। इंडिगो पर गहराया संकट, नहीं हो रहा खत्म। तमिलनाडु चेन्नई एयरपोर्ट पर आज भी इंडिगो के 41 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल। चेन्नई एयरपोर्ट की तरफ से दी गई जानकारी। नागरिक विमान मंत्री राममोहन नायडू का बड़ा बयान। कहा, इंडिगो के विंटर फ्लाइट शेड्यूल में की जाएगी कटौती। कुछ स्लॉट्स दूसरी कंपनियों को देंगे। 7 दिन में 4500 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल। गोवा नाइट क्लब आग मामले में बड़ा अपडेट। थाईलैंड भागे दोनों मालिक इंडिगो की फ्लाइट से गए फुकेट। पुलिस ने इंटरपोल से मांगी मदद। केरल स्थानीय निकाय चुनाव के लिए मॉक पोल जारी। 7 जिलों में मतदान, 2 चरणों में हो रहे हैं चुनाव। दूसरे चरण का मतदान 11 दिसंबर को होगा। महाराष्ट्र में महायुति का बड़ा फैसला। साथ मिलकर नगर निगम चुनाव लड़ेगी बीजेपी और शिवसेना। सीएम फडणवीस और उप मुख्यमंत्री शिंदे के बीच बंद कमरे में हुई चर्चा। उत्तर प्रदेश में चल रहे एसआईआर की समय सीमा बढ़ाने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। भारतीय किसान यूनियन आजाद ट्रस्ट ने दाखिल की है याचिका। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी का जन्मदिन आज। पीएम मोदी समेत कई नेताओं ने दी बधाई। पीएम ने की सोनिया गांधी के दीर्घायु की कामना। एनडीए संसदीय दल की बैठक आज। संसद के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही से पहले हुई बैठक। पीएम मोदी समेत कई सांसद रहे मौजूद। तमाम मुद्दों पर हुई चर्चा। ईरान में बड़े पैमाने पर बैलिस्टिक मिसाइल उत्पादन। इजरायली आर्मी ने पीएम नेतन्याहू को चिताया। जून में छिड़ी जंग में ईरानी मिसाइलों ने इजरायल में मचाई थी भीषण तबाही। यूरोप बहुत बुरी दिशा में जा रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर निकाला यूरोपीय देशों पर गुस्सा। खामियाजा भुगतने की भी दी चेतावनी। भारत को एक और झटका दे सकते हैं ट्रंप। चावल पर लगा सकते हैं नए टैरिफ। अमेरिकी किसानों की शिकायत पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने दिखाया कड़ा रुख। नेपाल में मनाया जाएगा जेनजी शहीद दिवस। प्रशासनिक कार्यालयों में लगेगी 45 शहीदों की लिस्ट। सितंबर 8 और 9 को हुए जेनजी आंदोलन में कुल 76 लोगों की गई थी जान। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे पर आया चीन का बड़ा बयान। भारत, चीन, रूस तीनों देशों को बताया ग्लोबल साउथ की अहम आवाज। कहा, इनके रिश्ते क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता के लिए जरूरी। इंडिगो को चुकानी पड़ सकती है भारी कीमत। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन को मूडीज ने दी चेतावनी। पूरे घटनाक्रम के पीछे बताया इंडिगो की प्लानिंग। घर में पकने वाली थाली की कीमत 1 साल में 13% घटी। आलू, टमाटर, प्याज के भाव घटने का नवंबर में दिखा असर। CRI SIL रिपोर्ट में जारी किए गए आंकड़े। भारतीय मूल के नील मोहन बने टाइम के CEO ऑफ द ईयर। यूट्यूब के भविष्य को नई दिशा देने की तैयारी। मोहन बोले, अगर आप बदलाव के साथ नहीं चलते तो पीछे रह जाते। बजट 2027 से पहले सीमा शुल्क में बड़ा डिजिटल बदलाव। आइसगेट, RMS, ICES होंगे एकीकृत। कागजी कार्रवाई में देरी और दोहराव से मिलेगा छुटकारा। भारत में नहीं शुरू हुई स्टारलिंक की सर्विस। कंपनी ने जारी की सफाई। कहा, वेबसाइट में दिक्कत के कारण टेस्ट डेटा हुआ पब्लिक। चुनाव आयोग ने देश की सभी राजनीतिक पार्टियों को एक तरह से चेतावनी देते हुए कहा कि वो अपने अपने पार्टी संविधान की ताज़ा और पूरी तरह अपडेट की गई कॉपी जल्द से जल्द यानी अगले 30 दिनों के भीतर आयोग को भेज दें। आयोग ने पार्टी अध्यक्षों को पत्र लिखकर याद दिलाया कि कई दलों ने बहुत समय से अपने संविधान में हुए बदलावों की जानकारी उसे नहीं दी है, जबकि ये कानूनी रूप से उनका दायित्व है। आयोग द्वारा पार्टी प्रमुखों को भेजे गए पत्र में साफ कहा गया कि किसी भी राजनीतिक संगठन का संविधान केवल एक औपचारिक कागज भर नहीं होता। ये दस्तावेज बताता है कि पार्टी किस सोच और उद्देश्य के साथ काम करती है।
उसके निर्णय किस प्रक्रिया के तहत लिए जाते हैं और संगठन के भीतर लोकतांत्रिक तरीके से कामकाज सुनिश्चित करने के लिए क्या नियम तय किए गए हैं। इसलिए इसमें किए गए किसी भी संशोधन की सूचना आयोग को देना हर दल की जिम्मेदारी है। पत्र में आयोग ने ये भी समझाया कि जब कोई दल अपने संविधान में बदलाव करता है तो उसे उन बदलावों सहित पूरा वर्तमान दस्तावेज आयोग को सौंपना होता है। ऐसा करना इसलिए जरूरी है ताकि संविधान का आधिकारिक संस्करण आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहे। जनता और अन्य संस्थाएं ये देख सकें कि पार्टी किस ढांचे के आधार पर चल रही है। पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखने के लिए ये प्रक्रिया बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। अधिकारियों ने बताया कि कुछ दल कई वर्षों से अपने संविधान की नई कॉपी नहीं भेज रहे। इसी वजह से ये पत्र एक तरह से याद दिलाने का काम करता है। आयोग का मानना है कि चुनावी व्यवस्था को निष्पक्ष और मजबूत रखने के लिए ये बेहद आवश्यक है कि सभी राजनीतिक दल अपने ही संविधान में बताए गए नियमों का नियमित रूप से पालन करें और उनमें हुए परिवर्तनों को समय पर साझा करें। इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य यही है कि दलों का ढांचा और उनका कामकाज खुले तौर पर सबके सामने रहे, जिससे राजनीतिक प्रणाली में पारदर्शिता और भरोसा बनाए रखा जा सके। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अब तक की सबसे बड़ी महारैली करने की घोषणा कर दी है। 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली आयोजित होने जा रही है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष व पूर्व विधायक मेवा सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को एक निजी पैलेस में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक में इसका ऐलान किया गया। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस की इस महारैली में 2 लाख कांग्रेस कार्यकर्ताओं के शामिल होने का अनुमान है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली में भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों का पर्दाफाश करने के साथ वोट चोरी के दम पर बनी सरकार की असलियत से जनता को अवगत कराना ही इस रैली में हमारा मकसद होगा। रैली को लेकर अब पार्टी के अग्रिम संगठन और विभाग भी एक्टिव हो गए हैं। सभी जिलों और शहरों में इस रैली को लेकर कांग्रेस पार्टी मीटिंग कर रही है और महारैली के लिए नई रणनीति तैयार की जा रही है। टारगेट को पूरा करने के लिए पार्टी का पूरा फोकस दिल्ली से सटे राज्यों पर है। लिहाजा राजस्थान कांग्रेस को 50,000 की भीड़ रैली में लाने के निर्देश दिए गए हैं। पिछले एक हफ्ते से राजस्थान कांग्रेस इस टारगेट को अचीव करने की तैयारियों में जुटी है। ऐसा ही निर्देश कुछ बाकी राज्यों को भी दिए गए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने ये स्पष्ट कर दिया है कि ये रैली केवल राजनीतिक विरोध प्रदर्शन नहीं बल्कि भारतीय लोकतंत्र के लिए एक निर्णायक कदम है। कांग्रेस का आरोप है कि मौजूदा सरकार द्वारा संस्थागत दुरुपयोग किया जा रहा है, जिसका सीधा असर मतदाता सूचियों की निष्पक्षता पर पड़ रहा है। पार्टी नेताओं ने कहा कि आज महंगाई, बेरोजगारी और सामाजिक असमानता चरम सीमा पर पहुंच चुकी है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि इन मुद्दों को हर घर तक पहुंचाए। ये महारैली केंद्र सरकार तक जनता का संदेश पहुंचाने का बड़ा मंच बनेगी। एसआईआर पर भी आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने दावा किया कि सत्ताधारी दल जानबूझकर विपक्ष को वोट देने वाले वास्तविक मतदाताओं के नाम कटवाने और इसके विपरीत फर्जी मतदाताओं के नाम जुड़वाने की कोशिश कर रहा है, जिसे वो वोट चोरी का नाम दे रहे हैं। तो वहीं इसके अलावा कांग्रेस का प्लान है कि पंचायत चुनाव से ठीक पहले और 2027 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इस रैली को ऐतिहासिक बनाया जाए। इसके लिए कांग्रेस ने वेस्ट यूपी की किसान बेल्ट पर फोकस किया है। कांग्रेस के नेता वेस्ट यूपी के हर जिले में दस्तक देकर लोगों का चलो दिल्ली के नारे के साथ आह्वान कर रहे हैं। बिहार चुनाव में बुरी तरह हार के बाद कांग्रेस दिल्ली के रामलीला मैदान में 14 दिसंबर को वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली के जरिए ताकत दिखाने जा रही है। इसी क्रम में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव प्रदीप नरवाल ने बागपत में रविवार की रात रुककर समीक्षा की। उन्होंने कहा कि रैली संगठन का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, इसलिए तैयारियों में किसी भी प्रकार की कमी या लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कार्यकर्ताओं को परिवहन, भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारियां बांटी ताकि रैली में शामिल होने वाले लोगों को असुविधा न हो। उन्होंने ब्लॉक और सेक्टर स्तर के कार्यकर्ताओं से जानकारी गांव-गांव और कस्बों में लोगों को रैली के लिए आमंत्रित किया। नरवाल का कहना है कि ये रैली अब तक की सबसे ऐतिहासिक रैली होगी। संसद
के शीतकालीन सत्र के छठे दिन वंदे मातरम पर चर्चा हुई, लेकिन वंदे मातरम को लेकर बहस उस समय तेज हो गई जब विपक्ष ने इसकी जरूरत और राष्ट्रगान के समान दर्जे पर अपनी राय रखी। इस दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति बीजेपी के रुख पर सवाल उठाए हैं। ममता बनर्जी ने कहा, मैंने संसद की बहस सुनी। बीजेपी के कुछ लोग कह रहे थे कि वो नेताजी की विचारधारा को नहीं मानते। आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नहीं सम्मान देते, रविंद्रनाथ टैगोर को नहीं मानते, राजा राम मोहन राय का महत्व नहीं समझते, तो आखिर आप किसे मानते हैं? बंगाल की सांस्कृतिक और स्वतंत्रता संघर्ष की विरासत पूरे देश की धरोहर है और उसे राजनीतिक नजरिए से देखने की कोशिश बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने आगे कहा कि बंगाल की सांस्कृतिक और स्वतंत्रता संघर्ष की विरासत पूरे देश की धरोहर है और उसे राजनीतिक नजरिए से देखने की कोशिश बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने राज्यसभा के बुलेटिन में दिए गए निर्देशों का हवाला दिया और कहा कि एक तरफ तो बुलेटिन जारी कर कहते हैं कि वंदे मातरम नहीं बोलना चाहिए और संसद में चर्चा करते हैं। बीजेपी पर हमला बोलते हुए ममता बनर्जी ने अपने आरोपों को दोहराया। पहले तो राज्यसभा ने नोटिफिकेशन दिया था कि जय हिंद बोलना नहीं चाहिए, वंदे मातरम कहना नहीं चाहिए। कल मैं बीजेपी का बात भी सुना, कोई बोला कि नेताजी को हम पसंद नहीं करते हैं। अरे तुम नेताजी को पसंद नहीं करते हैं, गांधी जी को नहीं करते हैं, राजा राम मोहन राय के नहीं करते हैं, तो किसको पसंद करते हैं? ये कैसे आया ये सब लोग जो देश को बारे में जिसको पता नहीं है, देश सम्बन्धे যারা জানে না, তারা নেতাজিকে অপমান করে, বঙ্কিমচন্দ্রকে অপমান করে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে অপমান করে, বিদ্যাসাগরকে অপমান করে, রাজা রামমোহন রায়কে অপমান করে। এরা জানে বাংলার অবদান। हालांकि बीजेपी नेताओं ने ममता बनर्जी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि तृणमूल कांग्रेस अनावश्यक रूप से मुद्दों को सांप्रदायिक और क्षेत्रीय रंग दे रही है। वंदे मातरम पर राष्ट्रीय सम्मान की बात उठाना राजनीति नहीं बल्कि राष्ट्र भावना की अभिव्यक्ति है। जैसा आप जानते हैं कि वंदे मातरम को लेकर बहस ऐसे समय में हुई जब संसद का सत्र जारी है और विपक्ष विशेषकर टीएमसी सरकार के कई मुद्दों पर लगातार हमलावर है। वहीं अब माना जा रहा है कि ममता बनर्जी का यह बयान आने वाले दिनों में बड़े राजनीतिक विवाद का रूप ले सकता है। सच बताऊं मैं आपको तो शायद ये देश का दुर्भाग्य है। शायद ये देश का दुर्भाग्य है। एक व्यक्ति था, उसने ईश्वर से प्रार्थना की कि मुझे कुछ ना करना पड़े, मैं कुर्सी पर बैठा रहूं, लोग आए अपना काम करके चले जाएं और मुझे पैसा मिले। आज वो सुलभ शौचालय में नौकरी करता है, उसे कुछ नहीं करना पड़ता, वो सिर्फ एक चेयर पे बैठा रहता है, लोग आते हैं अपना काम करते हैं, पैसा देते हैं और चले जाते हैं। राइट है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपको जीवन में बड़ी सफलता पानी है तो 3 दरवाजे हैं। पहला दरवाजा है घर का, जितना जल्दी हो सके उसे छोड़ दो। क्या बात है। दूसरा दरवाजा है ऑफिस का, उसमें सिर्फ पैर लग के और बाहर निकल जाओ। और तीसरा दरवाजा है कस्टमर यानी कंसल्टेंट का, वहां टेंट लगा के सो जाओ। क्या बात है। क्योंकि जिन लोगों को भी ये लगता है कि इस इंडस्ट्री में घर घर जाना पड़ता है, तो मैं आपको बता दूं कि दारू अच्छी या दूध, मैं आपसे पूछूं कि दारू अच्छी या दूध राइट है। पर दारू बेचने वाले को कहीं जाना पड़ता है क्या? नहीं, वहीं आते हैं लोग। राइट, लाइन से लगते हैं। हाँ, लाइन से लगते हैं। पर दूध बेचने वाले को हर रोज सुबह 5 बजे लोगों का दरवाजा खटखटा के देने जाना पड़ता है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आप दारू की दुकान खोलना चाह रहे हैं या दूध की। अगर दारू की दुकान खोलना चाह रहे हैं, मतलब जो भी आप एग्जिस्टिंग काम कर रहे हैं वो कीजिए, पर हम दूध बेचने वालों में से हैं जिसे घर घर भी जाना पड़ेगा, लोगों की हेल्थ भी सुधारनी पड़ेगी और साथ में ताना भी खाना पड़ेगा कि भैया कल दूध में पानी ज्यादा था। पर आपका ये काम कितने लोगों की दुआएं आपको देगा, राइट, आपको पता नहीं। और यही एक इंडस्ट्री है सर, जहां पे रोज सुबह उठ के आप अपने चेक में फिगर भर सकते हो कि इस महीने मुझे 5 लाख चाहिए या 10 लाख।